नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ेंगे आज उपसर्ग और प्रत्यय। जिन लोगों ने वीडियो को ओपन कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया देख लें पूरा, क्योंकि आप लोग 2 सेकंड में ही देख के चले जाते हो। पता नहीं क्या देखते हो इतनी देर में आप लोग। ठीक है, हो सकता है आपके यहाँ पर कोई काम की चीज़ पढ़ाई जा रही हो या हो जो आपके आगे काम आ जाए। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उपसर्ग व प्रत्यय ये क्या होते हैं? देखो, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उप मतलब समीप हो गया, और सर्ग का मतलब हो गया रचना या बनाना। ठीक है, या बनावट। ठीक है, तो इसका आपको संधि विच्छेद करने पूछ लिया जाता है। उपसर्ग का संधि विच्छेद तो उपधन सर्ग। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि शब्द संरचना की 4 इकाई होती हैं। आपको शायद याद होगा कौन कौन सी होती हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। संधि समास हम लोगों ने पढ़ लिया है। उपसर्ग और प्रत्यय आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उपसर्ग और जो प्रत्यय होते हैं ये शब्दों का अर्थ बदलने के लिए, नए शब्द का निर्माण करने के लिए, शब्द में अर्थ मतलब देखिए, शब्द का अर्थ बदलने के अंदर क्या आ जाएगा? विलोम आ जाएगा, पर्यायवाची आ जाएगा और विशेष शब्द आ जाएगा, और नया शब्द का निर्माण भी होता है। ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय। अच्छा, उपसर्ग प्रत्यय कहाँ कहाँ लगता है? जैसे कि ये लिखा है एक शब्द, कोई भी शब्द हो, यहाँ पर लगेगा प्रत्यय और यहाँ पर लगता है आपका उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय को माना जाता है अविकारी। हालांकि आपको कहीं कहीं अपवाद लगेंगे, लेकिन ये अविकारी माना जाता है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय अविकारी। अविकारी क्या होता है? जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है उसको बोलते हैं अविकारी। उपसर्ग। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे कि ये कोई शब्द लिखा हुआ है कमल, तो कमल में ये शब्द पूरा लिखा हुआ है। आपसे पूछिए ये माँ क्या है, तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि माँ जो है वो सब ये कमल का एक अंश है? माँ कमल लिखने में एक अंश है, या ला जो है ये कमल में एक अंश है। तो आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं ये क्या होते हैं? ऑप्शन में आपके सामने आ जाएगा पद, ठीक है, अंश, शब्दांश, या इनमें से कोई नहीं। तो ये शब्द के अंश ही होते हैं, शब्द के अंश ही होते हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, तो लोग पद बोल देते हैं, अंश बोल देते हैं, भाग बोल देते हैं, लेकिन शब्दांश होते हैं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे पहले हम लोग। देखिए, उपसर्ग जो है किन्हीं भी शब्दों के आगे जुड़कर उन शब्दों में परिवर्तन, उसका अर्थ बदले, ठीक है, नया शब्द का निर्माण करे, ये इसका काम होता है, और ये स्वयं अविकारी माना जाता है, अविकारी माना जाता है। ठीक है, देखिए, उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि लिखा जाए, ये लिखा है मान्य और ये लिखा है अमान्य, तो जो आ का अर्थ होता है, आ का अर्थ होता है नहीं के लिए। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? कहाँ गया पॉइंटर? वह मान्य आ है, तो यहाँ पर आ लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पर नहीं हो गया, तो ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन ये इसका अर्थ ये अगर आगे जोड़ दिया जाए, यहाँ पर जैसे जोड़ा गया है, तो ये इसका अर्थ बदल जाता है, तो ये हो जाता है अमान्य। जैसे कि आपके सामने एक शब्द हो रहेगा अति, तो जैसे लिखा जाए वह अति सुंदर है, यानी अति मतलब अधिक। तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या इसको? वह सुंदर अति। ये अति किसी के आगे जुड़ेगा तभी अपना अर्थ देगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि उपसर्ग व प्रत्यय के जो है प्रायः अपने अर्थ नहीं होते हैं। प्रायः मैं इसलिए लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ जगह आपको लगेगा कि अर्थ तो भैया है, और वो सही भी होता है, लेकिन मानते हम लोग ऐसे ही हैं कि इसका अर्थ तो नहीं होता है। इससे संधि पद बनाए जाते हैं। संधि पद कैसे? जैसे कि लिखा हो संयोग, संयोग, तो सम ये उपसर्ग हो गया और ये हो गया योग, संधि पद बनाए जाते हैं। समासिक पद भी बनाए जाते हैं, जैसे पाठशाला, ठीक है, और लंबोदर। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि देखिए यहाँ पर तो अविकारी और शब्द की अभी अविकारी भी नहीं है उपसर्ग, और जो है अविकारी भी नहीं है, और इसका अर्थ भी लग रहा है। तो यही इसीलिए मैंने बताया कि प्रायः, लेकिन मानते हम लोग यही है कि उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि जो शब्द है, शब्द के बाद उपसर्ग को निकालते हैं तो उस उपसर्ग का अब अर्थ नहीं माना जाता, ये चीज़ होती है। ठीक है, वैसे तो एक सिंगल एक अर्थ होता है, लेकिन अगर उपसर्ग के साथ उस शब्द को निकाल देते हैं तो वो उसका अर्थ फिर निरर्थक माना जाता है। ठीक है, देखो,
प्रश्न के प्रकार कैसे आते हैं? पहली बात तो आपके सामने बहुत सारे मतलब एक लिखा होगा, शब्द लिखे होंगे और पूछेगा इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो आप जानते होंगे। पहली बात आता है, और इसमें कठिन शब्द आता है मूल छांटना, मूल शब्द छांटना। तो आप उपसर्ग को बाहर निकाल लीजिए, बचा हुआ शब्द क्या होता है? वो होता है मूल शब्द। जैसे कि आप कोई मतलब कोई कमरे में या किसी जगह से आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं छोटे स्तर पर, आप उसके मालिक हैं, लेकिन आपका काम बहुत बड़ा हो गया तो आपने एम्प्लॉय रख लिए और चीज़ें रख ली, लेकिन अभी भी आप मालिक हैं, मतलब मुख्य व्यक्ति कौन है? वो आप हैं। तो ये क्या होता है कि जो शब्द होते हैं उनके आगे जो उपसर्ग लगा होता है, तो वो जो शब्द होता है वही होता है मूल शब्द। आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि मूल शब्द छांटने के लिए आपके सामने क्वेश्चन आता है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अरे ये तो कठिन हो गया। आपको बस यही आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, उल्टा क्वेश्चन हो जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है, घुमाने के लिए आपसे पूछ लेता है मूल शब्द कौन सा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उपसर्ग ही छांटना है। ऑप्शन में क्या आ जाएगा कि उपसर्ग छांटना, तो आप उपसर्ग हटा के जो बचे वो ऑप्शन में लगा दीजिएगा। जैसे कि संयोग हो तो क्या करेंगे, जैसे लिखा है पाठशाला, तो पाठ को आप अलग कर लो, इस शाला के लिए लगाया गया था, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मूल शब्द। संधि पद हो, जैसे कि मैंने बताया आपको संयोग, तो आप उपसर्ग को हटा लो, बाद में जो ऑप्शन देखो योग वाला उसको टिक कर दो। बस आपको उपसर्ग ही छांटना है, आपको मूल शब्द छांटना ही नहीं। आप उपसर्ग को हटाओ और जो शब्द बचे वही आपका मूल शब्द है। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने योग में इसको जोड़ा है, ना कि सब में इसको जोड़ा है। ये भी ध्यान रखेंगे, मूल शब्द में जो जोड़े जाते हैं, ठीक है, वही होते हैं उपसर्ग जो पहले जोड़े जाते हैं। और एकाधिकार, जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ और देखो, जैसे संयोग पद का अगर एक एग्जाम्पल और देखें, प्रतिहार, प्रतिहार, तो हार देखिए क्या होता है, प्रति अलग कर दो और प्लस हार कर दो, तो हार का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हार के कई मतलब है। अब जैसे कि एक यहाँ पर लग जाए प्रहार, ठीक है, प्रतिहार मतलब बदला लेना, और प्रहार का मतलब क्या होता है, वार करना। तो यहाँ पर एक हार का अलग अर्थ है, यहाँ पर हार का अलग अर्थ है। लाजवाब, लाजवाब, तो यहाँ पर ला निकाल दो, अब यहाँ पर उपसर्ग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अपना कोई अर्थ नहीं है। और जवाब, तो ये मूल शब्द ये आ रहा है ना, इसके लिए ही हमने ला को लगाया, तो जिसके लिए हम लोग लगाते हैं वही होता है मूल शब्द। एकाधिकार उपसर्ग कैसे अलग करते हैं, जैसे कि एक हम लोग लिखते हैं, कौन सा शब्द लिख दें एकाधिकार उपसर्ग में, व्यवहार, व्यवहार, इसको कैसे लिखेंगे, वी, ठीक है, धन अवहार, फिर पूरा अगर लिखेंगे तो वी धन अव धन हार। तो एक से ज़्यादा भी उपसर्ग लग सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा भी उपसर्ग लग सकते हैं। एक और देखो, जैसे ये संधि पर, जैसे कि अन्वय, क्या लिखता है, अन्वय, इसका क्या होता है, अनु धन अय, तो ये मूल शब्द है, ठीक। देखो अच्छा, यहाँ पर जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग की संख्या हर किताब में अलग अलग बताई गई है। तो यहाँ मैंने जो लिया है वो कुल उपसर्गों की संख्या 90, जिसमें संस्कृत के 22 माने जाते हैं, हिंदी के भी 22 माने जाते हैं, और कहीं कहीं आपको 13 भी दिखेगा। तो ये आपसे संख्या नहीं पूछेगा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि इतने इतने लगभग होते हैं। ये अन्य 22, अन्य में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि अंग्रेजी वाला आ जाएगा, हालांकि विदेशी में ही मान लेंगे सबको, ठीक है। संस्कृत के 22, हिंदी के 22 और विदेशी 22। अब देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। देखिए संस्कृत के उपसर्ग मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत बनते हैं, उनका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, वो मैंने बताया नहीं यहाँ पे, लेकिन आप तब भी जान जाएंगे। जैसे अति है, तो अति क्या है, ये एक संस्कृत का उपसर्ग है। आपसे क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि अतिशय लिखा होगा और पूछेगा आपसे कि इसमें जो अति है वो कौन सी भाषा का उपसर्ग है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो अतिशय हो गया, अधि अधिकरण हो गया, ठीक है, जैसे कि आप शया निकाल दो अलग, करण निकाल दो, धीन निकाल दो, ठीक है। तो ये क्या है, अधि है। हिंदी के उपसर्ग देखो, जैसे कि अन उपसर्ग हिंदी का है, जैसे अनपढ़ हो गया, अजान, अनजान हो गया, अजान भी हो सकता है, और अध हो गया, अधमरा, अधपका। विदेशी उपसर्ग देखो, जैसे बे, तो बे का मतलब क्या होता है, बे का मतलब होता है रहित, यानी दर्द रहित, ठीक है। दर का मतलब क्या होता है, में, यानी दरबार में, दरअसल, ठीक है। अब जानते हैं प्रत्यय क्या होता है। देखिए प्रत्यय भी क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, और किन्हीं प्रत्यय किन्हीं शब्द के अंत में लगकर जो है
जो उपसर्ग काम करता है वो ये काम करता है, बस इससे संधि पद नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे देखो प्रत्यय का अपना अलग अर्थ नहीं होता है, इससे संधि पद नहीं बनते हैं, समासी पद बनाए जाते हैं। ठीक है, और प्रत्यय के प्रकार पूछता है तो प्रत्यय के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है तदित, जिसको तदितांत बोलते हैं शब्द को, जो तदित प्रत्यय जो प्रत्यय होता है उससे बने शब्द को तदितांत बोलते हैं। और एक होता है कृत या कृदंत प्रत्यय। देखो तदितांत प्रत्यय क्या होता है, वह प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण पदों के साथ जुड़ते हैं तदित कहलाते हैं और इनके योग से बना शब्द तदितांत कहलाता है। देखो विकारी शब्द है यहाँ पे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो इनके साथ अगर मिलता है भाई तो होता है तदित प्रत्यय। और विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। और क्रिया के साथ अगर प्रत्यय जुड़ता है तब वो होता है कृदंत क्रिया, कृदंत प्रत्यय। देखो जैसे चिकनाहट हो गई, चिकनाहट और मिठाई, तो एक रूल होता है एक व्याकरण में, तो यहाँ पर जैसे कि मीठा का लिखते हैं मीठा ऐसे, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय लग गया है तो स्वर वाली बात होती है। स्वर वाली अगर स्वर के बाद लगता है तो वो जो है उसकी जो पाई होती है वो छोटी ई की लग जाती है, ऐसा कोई नियम है। ठीक है, जैसे चिकनाहट है तो इसका क्या होता है, चिकना धन आहट, मिठाई का मीठा धन आई। देखो ऐसा है कि मीठा क्या है, एक विशेषण हो जाएगा, चिकना क्या है, एक विशेषण हो जाएगा, एक विशेषता है। जैसे घड़ा है, घड़ा कैसा है, चिकना है। एक चाय है, चाय कैसी है, मीठी है। या पेड़ा है, पेड़ा कैसा है, मीठा है। तो ये विशेषता है। ठीक है, तो चिकनाहट, इसमें आहट हो गया प्रत्यय, आई हो गया प्रत्यय। ठीक है, अब देखो जैसे कि कृत प्रत्यय क्या होता है, क्रिया और धातु पदों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय जो होते हैं कृदंत होते हैं। देखो जैसे बनावट, सजावट, घबराहट, लिखाई, पढ़ाई। बनावट, तो बनावट मतलब क्या हो जाएगा कि बना, बना धन आवट। ठीक है, तो बना धन आवट, तो ये क्या हो जाता है, ये बना जो है ना, बना एक क्रिया है, बनना एक क्रिया है, बनाना एक क्रिया है। सजावट, तो सजना भी एक क्रिया होती है, सजा, सजा है तो ये क्रिया है। घबराना, तो घबराना होता है ना, जैसे कि आप लिख दो कि घबरा धन आहट, तो ये तो गलत हो जाएगा। हमें लिखना क्या है, अच्छा इसमें भी मूल शब्द छाटने का आता है। तो मूल शब्द क्या है इसमें पता है आपको, मूल शब्द यहाँ पर जैसे कि बनना, सजाना, घबरा, घबरा लिखा है तो घबरा नहीं होता है, घबराना होता है, घबराना। सजा नहीं होता है, सजाना होता है, बना नहीं बनाना। ठीक है, जैसे कि लिखाई, तो लिखा, जैसे लिखाई है तो ये क्या है, लिखा, लिखा धन आई। तो लिखा क्या होता है, एक लिखना एक क्रिया होती है। पढ़ाई यानी पढ़ा और आई, तो पढ़ना एक क्रिया होती है तो आई लग गया। अगर कुछ लोग याद रखें कि आई जो होता है वो कृदंत होता है, आई कृदंत में होता है, आई कृदंत प्रत्यय होता है, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए मीठा लिखा हुआ है, मीठा धन आई, तो आपको शब्द पहचानना है कि वो क्रिया है कि विशेषण है। देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आगे लगा हो तो वो तदित होता है, और क्रिया के आगे अगर प्रत्यय लगा हो तो वो कृदंत होता है। तो ये आपके सामने क्रिया है, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि लिखा जाए चिकनाहट, तो चिकना क्या है, चिकना एक क्या है, एक विशेषण है। घड़ा चिकना है या रोड चिकनी है तो ये विशेषण हो जाएगा। और वही बनावट क्या है, बनावट, तो बना धनावट, तो बनाना मतलब बना हुआ, बना हुआ। सजावट, घबराहट, लिखावट। या आप ऐसे कर सकते हो कि लिखा क्या होता है, लिखा क्या होता है, लिखा एक होता है क्रिया और इसके सामने प्रत्यय लगा हुआ है आई, तो ये आई प्रत्यय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कृदंत प्रत्यय। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, या आपके सामने क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। जिसमें आपके सामने ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं जैसे चिकनाहट, मिठाई, ठीक है, और लिखाई, ठीक है, और क्या हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको लिखाई लग देना ऐसे कि लिखाई में जो प्रत्यय है वो कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका खत्म होता है, समाप्त होता है उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे, रस, छंद, अलंकार। ठीक है, और अगर सपोर्ट मिलता है तो आपको मैं इम्पोर्टेंट अनेकार्थी शब्द
विलोम पर्यायवाची पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें।